बच्चों, इस वीडियो में अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है स्टॉक रिज़र्व। एक्चुअल में स्टॉक रिज़र्व का एक एडजस्टमेंट होता है, तो मैं वो स्टॉक रिज़र्व का एडजस्टमेंट आपको समझा रहा हूँ। अभी अपन के वीडियो की सीरीज़ में और क्लास में भी डिपार्टमेंट चैप्टर चल रहा है। डिपार्टमेंट चैप्टर में भी ये काम का है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कई और चैप्टर्स भी आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट अकाउंट के बाद ब्रांच अकाउंट या फिर कंसाइनमेंट अकाउंट्स वगैरह। उनमें सब में यूज़फुल होता है ये चैप्टर, ये टॉपिक। देखो टॉपिक क्या है और क्या मैटर है, समझे अच्छी तरह। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स एट इनवॉइस प्राइस। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस लेक्चर में, क्लास में भी एक बात बताई थी कि जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब तो समझते हैं अब तो आप इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का। जब बिज़नेस का एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को माल देता है, यानी आप बिज़नेस के दो डिपार्टमेंट हैं, एक ही बिज़नेस के दो डिपार्टमेंट है, और जब एक डिपार्टमेंट से माल कोई दूसरे डिपार्टमेंट को दिया जाता है तो उसको अपन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स बोलते हैं, जिसकी मैंने अकाउंटिंग वगैरह भी आपको सिखाई थी, जिसका भी एक फ़ोटो मैंने आपको सेंड किया था, पीडीएफ भी। जो डिपार्टमेंट माल देता है मतलब ट्रांसफ़र करता है, वो तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखता है उसको। और जिस डिपार्टमेंट के पास माल रिसीव होता है, मिलता है जिसको माल, वो अपने डेबिट में लिखता है उसको। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होते हैं वो दो तरह से हुआ करते हैं। एक होता है एट कॉस्ट प्राइस और एक होता है एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कह दो या फिर एट सेल प्राइस कह दो, या फिर आप इसको एट एडिंग प्रॉफिट कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तीनों में से कोई भी बात लिखी हुई आ सकती है। एट इनवॉइस प्राइस, एट सेल प्राइस या एट प्रॉफिट। देखो, जब जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल जाता है, जैसे एक एग्जांपल से समझें, जैसे मान लेते हैं ये दो डिपार्टमेंट है आपके, ए और बी, और ये ए और बी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को कोई माल ट्रांसफ़र करता है, ए डिपार्टमेंट बी को कोई ट्रांसफ़र करता है। तो आपको बताया ये गया था कि ए अगर बी को ट्रांसफ़र करता है तो ए के तो क्रेडिट में लिख दिया जाता है बाय ट्रांसफ़र, और बी के डेबिट में लिखा जाता है टू ट्रांसफ़र। यानी जिसको माल मिल रहा है उसके डेबिट में और जो माल दे रहा है उसके क्रेडिट में। लेकिन बात यह है कि ये जो ट्रांसफ़र ए डिपार्टमेंट बी को करेगा, इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, उसका अमाउंट क्या लिया जाएगा। तो वैल्यू के संबंध में दो पॉइंट होते हैं जो मैंने देखो यहाँ पे लिखे हैं। हो सकता है ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को माल कॉस्ट प्राइस पे दे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने का माल है उतने पे ही। जैसे मान लो ए डिपार्टमेंट के पास कोई 10,000 का माल था, बी को ज़रूरत पड़ी तो ए ने बी को दे दिया, लेकिन एंट्री उसकी 10,000 पे ही की है, यानी कॉस्ट प्राइस 10,000 है और बी को 10,000 पे ही दिया है। तो बच्चों, इसमें कोई तरह का स्पेशल या अलग एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल इसकी एंट्री करनी पड़ती है, जो मैंने आपको ये करके दिखा दी। ए डिपार्टमेंट अगर बी को माल देगा तो ए के तो क्रेडिट में लिख दिया जाएगा और बी के डेबिट में लिख दिया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो कॉस्ट प्राइस पर जब माल ट्रांसफर्स होते हैं तो कोई स्पेशल अलग एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपको केवल ट्रांसफ़र की एंट्री पास करनी है, जो कि इस तरह से पास होगी। अब आज के इस वीडियो का मुद्दा देखें। कभी कभी बच्चे ट्रांसफ़र जो होता है वो सेलिंग प्राइस पे भी होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को माल अपनी सेल प्राइस पे दे रहा है। सेल प्राइस का मतलब हुआ उसमें प्रॉफिट ऐड करके, जिसको फाइनेंशियल अकाउंट में अपन ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। वो उसमें प्रॉफिट ऐड कर देता है। जैसे देखो, मान लेते हैं 10,000 का माल है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस। बी डिपार्टमेंट को माल की ज़रूरत पड़ी 10,000 के माल की, तो ए डिपार्टमेंट ने 10,000 का माल उसको दिया तो सही, लेकिन ए डिपार्टमेंट ने ये माल 10,000 का
प्रॉफिट ऐड करके, इसमें 2000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया और कितने पे दिया, 12 पे। अब ये वाली बात आ गई, देखो इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस। जब प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है ना, तो वो इनवॉइस प्राइस बन जाती है, या फिर उसको आप कह सकते हो वो सेल प्राइस बन जाती है। फिर तो पहले जब कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा था ना, तो एंट्री जो होती थी वो 10,000 पे होती थी। 10,000 पे हुई एंट्री, ठीक है, 10 की एंट्री इधर होगी और 10 की इधर होगी। लेकिन अब की बार आप 10,000 का माल 12,000 में दे रहे हो, तो अब की बार एंट्री 12,000 पर होती है। ये भी 12,000 से करेगा एंट्री और ये भी 12 से करेगा एंट्री। इस मुद्दे पर अपन बात कर रहे हैं कि कभी कभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, वो आप ही के बिजनेस की 2 यूनिट होनी चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना। अपन किसी दूसरों को, बाहर वालों को, अदर बिजनेसमैन को, उसको तो प्रॉफिट ऐड करके ही देंगे ना। मेरे को कोई माल अगर आप किसी को सेल करना है दूसरे व्यक्ति को, तो मैं डेफिनेटली, जेन्युइन बात है, प्रॉफिट ऐड करके ही तो दूंगा, कॉस्ट पे थोड़ी ना दूंगा मैं माल उसको। लेकिन मैं मेरे ही घर पे देता हूँ, मैं मेरे ही किसी व्यक्ति को देता हूँ, मैं मेरे ही बिजनेस को देता हूँ, मैं मेरे ही डिपार्टमेंट में देता हूँ, तो यार मैं अपने लोगों से प्रॉफिट थोड़ी ना ले सकूंगा। लेकिन अकाउंटिंग में कभी कभी ऐसा किया जाता है कि जब आप अपने डिपार्टमेंट को ही माल देते हो, तो वो एंट्री, केवल एंट्री सेल प्राइस पे की जाती है। सेल प्राइस का मतलब उसको यही माना जाता है कि आप उसको सेल ही कर रहे हो दूसरे डिपार्टमेंट को। तो 10,000 का माल था, उसमें 2,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया और ऐड करके दूसरे डिपार्टमेंट को कितने में दे दिया, 12,000 में दे दिया। ठीक है, इसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट इनवॉइस प्राइस। अब देखो बात क्या होगी, सुनो ध्यान से बच्चे। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल सेल प्राइस पे दे देता है, तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, होता है ऐसा। ये एंट्री बस 12,000 पे होगी, 10,000 की जगह 12 पे। लेकिन अब एक बात सुने, देखो 2 डिपार्टमेंट बनाता हूँ, ए और बी, और ये है पूरा बिजनेस। अच्छी तरह से समझना बच्चों, ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप इस चीज़ को बार बार देख सको, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये है। और यही आपको, अगर आप मेरे क्लास स्टूडेंट है तो मैं इसको क्लास में भी बताऊंगा आपको, और आप वीडियो में भी लें इसको। वीडियो में आप इसको बार बार देख सकोगे ना। आपको अगर डाउट हो तो आप दोबारा देखें इसको, 3 बार देखें, 4 बार देखें, समझ में आ जाएगा ये आपको। अदरवाइज़ अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्लास में भी बताया जाएगा आपको ये। देखो ये है पूरा बिजनेस, ठीक है, ये ऊपर वाला जो कॉलम है बिजनेस का है, ये है 2 डिपार्टमेंट ए और बी, यानी एक ही बिजनेस के 2 डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट ने क्या किया, 10,000 का माल 2,000 का प्रॉफिट ऐड करके इसको कितने में दिया, 12 में। तो 12 में दिया जाएगा, तो बच्चे जो एंट्री की जाएगी वो दोनों डिपार्टमेंट 12,000 से करेंगे। जो देने की एंट्री होगी ना, माल देने की एंट्री, वो दोनों डिपार्टमेंट 12,000 से करेंगे। यानी यहाँ पे भी 12 आएगा, यहाँ पे भी 12 आएगा। अब आगे सुने, अब अगर ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को कोई माल दिया है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि बी डिपार्टमेंट को वो माल आगे सेल करना होगा। ठीक है, आगे सेल करना होगा, या हो सकता है कि वो उस माल से कोई फिनिश गुड्स बनाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई रॉ मटेरियल है, ए ने कोई रॉ मटेरियल बी को दिया, बी ने उससे फिनिश गुड्स बनाया और फिनिश गुड्स बनाकर आगे बेच दिया। या हो सकता है कोई फिनिश गुड्स ही दिया होगा, होता है ना दुकानें, मेरी 2 दुकानें हाउसिंग बोर्ड में भी है, सरदारपुरा में भी है। तो सरदारपुरा में कोई माल की ज़रूरत थी, तो मैंने मेरी दुकान से हाउसिंग बोर्ड से सरदारपुरा वाले को दिया, सरदारपुरा वाले ने उसको आगे बेच दिया। तो बस वही बात है कि कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट को माल दोगे तो या तो वो यूज़ करेगा फिनिश गुड्स बनाने में और फिर उसको आगे बेच देगा, और या फिर अगर आप उसको फिनिश गुड्स ही देते हो तो भी वो आगे ही बेचेगा उसको। ध्यान से सुनना, अब वो एडजस्टमेंट आएगा बच्चों स्टॉक रिजर्व का। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स जब भी इनवॉइस प्राइस पे होते हैं ना बच्चे, तो एक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसलिए ये दोनों देखो बातें साथ चल रही है। अगर ट्रांसफर इंटर डिपार्टमेंट हुआ है और प्रॉफिट पर हुआ है, इनवॉइस प्राइस पर, तो फिर एक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट। यानी अगर ये चीज है तो ये चीज भी आएगी, ऐसी संभावना है। यानी हो सकता है कभी कभी नहीं भी आए, वो आप पूरा वीडियो देखें आपको समझ में आ जाएगा। तो 10,000 का माल था, ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को 12,000 पे दिया, यानी उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, दोनों ने एंट्री 12-12 पे कर ली।
अब सपोज करो पूरा साल ख़त्म हो गया, ठीक है, पूरे साल अपन ने एंट्री कर ली और ये अपन का ईयर एंड हो गया, ठीक है, ईयर एंड हो गया। अब जब ईयर एंड होता है ना, तो एक चीज़ देखी जाएगी। क्या बात? ध्यान देना बच्चे। देखो, ए डिपार्टमेंट ने जो 12,000 का माल इसको बी को दिया था, तो ये देखा जाएगा क्या बी डिपार्टमेंट ने वो सारा माल आगे बेच दिया है क्या, ठीक है, आगे बेच दिया है क्या, या बी के पास उस माल में से कुछ हिस्सा अभी तक बाकी पड़ा है, नहीं बिका आगे, या वो अभी तक यूज नहीं हुआ है, पड़ा है अभी तक उसके पास। तो अगर, ध्यान से सुनना, एक डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को जो माल इनवॉइस प्राइस पे दिया था, जो इनवॉइस प्राइस पे दिया था प्रॉफिट ऐड करके, अगर उस माल में से कोई भी हिस्सा अभी तक उसके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब समझते हो, साल खत्म होने पर आखिरी डेट पर अभी तक उसके पास पड़ा है, तो बच्चे यहां पर स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है, मैं स्टॉक रिजर्व का मीनिंग वगैरह भी बताऊंगा आपको सारा, पहले समझे अच्छी तरह से, थोड़ा सा बड़ा और टफ है टॉपिक ये है। तो अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई माल देता है और वो उस पूरे माल को आगे सेल कर देता है या यूज कर लेता है, तो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, अगर पूरा माल आगे सेल कर दिया वगैरह तो। लेकिन अगर ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को जो माल दिया वो पूरा का पूरा अभी तक आगे नहीं बेचा है और उसके पास पड़ा है, चाहे पूरा पड़ा हो या चाहे थोड़ा पड़ा हो, कितना भी, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12,000 में से आधा माल अभी तक बी के पास पड़ा है साल खत्म होने की डेट पर, यानी जब साल खत्म हुआ आपका क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल रहे थे, तो ये 12,000 जो माल आया था ना आपके पास बी के पास, वो अभी तक इसके पास पड़ा है। तो पड़ा है तो बच्चे फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसी माल पर जो अभी तक इसके पास बचा हुआ पड़ा है। अब एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर वापस चीज़ें सीखेंगे। फिर एक बात आती है कि सर ये स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, क्या होता है, तो गौर से सुनना। अब आप एक बात का जवाब देना समझते हुए। बच्चों देखो, ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को कोई माल 12,000 में दिया, ठीक है, 10,000 का माल 2 का प्रॉफिट ऐड करके 12,000 में। तो बच्चे ये जो 2 का जो प्रॉफिट हुआ था, क्या वो ए डिपार्टमेंट के प्रॉफिट में ऐड नहीं हो गया? ऐड का मतलब जुड़ नहीं गया। जब आप ए डिपार्टमेंट का पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना, तो ए डिपार्टमेंट का जब पीएनएल अकाउंट बनेगा तो उसका जो नेट प्रॉफिट निकलता है, उस नेट प्रॉफिट में ये 2,000 ऐड हुआ हुआ होगा बच्चों। अगर ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को कोई माल 10,000 का 12,000 में देता है, तो 2,000 का प्रॉफिट ए डिपार्टमेंट ने कमाया, ठीक है, ए डिपार्टमेंट ने कमाया। तो वो जो कमाई उसने करी अपने डिपार्टमेंट से, वो उसके नेट प्रॉफिट में भी आएगी, ठीक है, उसके नेट प्रॉफिट में पक्का आएगी ये 2,000 की कमाई। ये तो हुई ए डिपार्टमेंट के हिसाब से बात। लेकिन मुझे आप ये बताओ, ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या एक्चुअल में ये प्रॉफिट हुआ है क्या आपको? देखो, इसको दूसरे एग्जांपल से एक बात समझो। एक है, मान लेते हैं कोई छोटा भाई, एक है मान लेते हैं उसका कोई बड़ा भाई, ठीक है, ए है छोटा भाई, एक है बी है बड़ा भाई। बड़े भाई ने क्या किया, छोटे भाई को 10,000 का माल 2,000 प्रॉफिट ऐड करके 12 में दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को, कोई 10,000 का माल था, 2,000 प्रॉफिट ऐड करके 12 में दे दिया। अब बड़ा भाई कह रहा है कि मेरे को प्रॉफिट हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ, 2,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, तेरे पीएनएल अकाउंट में 2,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर ओवरऑल आपके घर के हिसाब से देखी जाए, घर का मतलब पूरे बिजनेस के हिसाब से, मान लेते दोनों भाई भागकर अपने पापा के पास गए। बड़ा भाई कहे कि मैंने मेरे छोटे भाई को प्रॉफिट में माल बेच दिया, पापा देखो अपन को प्रॉफिट हुआ। तो पापा को प्रॉफिट यार थोड़ी ना हुआ है, क्योंकि बच्चे ओवरऑल घर के हिसाब से तो माल तो घर में ही पड़ा है अभी तक। बड़े भाई ने छोटे भाई को दे दिया, तो क्या घर से माल बेच दिया क्या माल? प्रॉफिट तो तब होता बच्चों जब आप अपने घर का माल अपने पड़ोसी को बेच देते। समझ रहे हो मेरी बात को? उसको बेच देते ना,
कि बड़े भाई ने क्या किया, अपने पड़ोसी को 10,000 का माल 12 में बेच दिया, तो पापा खुश होते हैं आपके कि है ना बड़े भाई ने 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जब बात आई कि तूने कमाया किससे, अरे तो कमा तो छोटे वाले से ही लिया है, माल तो तुम्हारे घर में ही पड़ा है अभी तक। तो वो जो बात मैं बोल रहा हूं ना, माल तो अभी तक घर में ही पड़ा है। अगर ये माल अगर घर में ही पड़ा है ना, तो फिर बच्चों ये जो प्रॉफिट होता है ये केवल एक काल्पनिक प्रॉफिट है, जिसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। यानी इस वीडियो में आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो एंट्रीज के अंदर तो आ चुका है। एंट्रीज का मतलब है क्योंकि 10,000 का माल आपने 12 में दिया तो 2,000 का प्रॉफिट आ गया ना इसके अंदर एंट्री में, बी डिपार्टमेंट में। लेकिन क्योंकि माल तो अभी तक आपके घर में ही पड़ा है, आगे कहां बिका है वो, तो घर के हिसाब से तो बच्चों कोई वो प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो ऐसा प्रॉफिट जो एंट्रीज में है लेकिन एक्चुअल में जो रियलाइज नहीं हुआ है, वसूल नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो बच्चों सुनो, अगर बी अपना पीएनएल अकाउंट बनाएगा तो उसमें ये 2,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, है ना। बी अपना जब बनाएगा तो उसमें जुड़ा हुआ होगा। लेकिन पापा ये कहेंगे कि नहीं, माल तो घर में ही पड़ा है, तूने ये गलत जोड़ लिया प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को वापस हटा। इस प्रॉफिट को हटाने के लिए फिर कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है बच्चों, स्टॉक रिजर्व का एडजस्ट। समझे थोड़ी बहुत बात। ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है, आप इसको वीडियो में भी देखें, बार बार देखें, हार्ड टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंट का, क्लास में भी बताया जाएगा आपको। ये गौर से सुनो, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल प्रॉफिट पर देता है और वो माल अभी तक इसके पास पड़ा है, तो फिर बच्चे ये जो बी डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट कमाया है इसको वापस आपको हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए फिर किसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, स्टॉक रिजर्व का। एडजस्टमेंट कैसे होंगे मैं अगले स्टेज में बताऊंगा। पहले अपन स्टॉक रिजर्व का मतलब पढ़ रहे हैं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इनवॉइस प्राइस पर होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, फिर आएंगे एडजस्टमेंट वगैरह। तो अभी बस इतना ही समझो कि बड़े भाई ने छोटे भाई से कमा लिया और वो माल अभी तक घर में ही पड़ा है आपके, तो आपको उस प्रॉफिट को वापस हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए कौन सा एडजस्टमेंट होगा, स्टॉक रिजर्व का। अब एक और बात सुनो, मान लो बच्चों बी ने कोई ए को माल 10,000 का माल 2,000 प्रॉफिट ऐड करके अपने छोटे भाई को दे दिया। माल अभी तक घर में पड़ा है, तो बच्चों ये प्रॉफिट अभी तक वसूल हुआ नहीं है, केवल एंट्री में ही लिखा हुआ है ये। लेकिन अगर अब दूसरी बात देखो, मान लेते हैं बी ने ए को दिया 10 का 12 में, और फिर ए ने क्या किया, अपने किसी दोस्त को बेच दिया, अपने किसी दोस्त को, फ्रेंड को बेच दिया 15,000 में। बड़े भाई ने छोटे भाई को दिया, छोटे भाई ने अपने किसी दोस्त को दे दिया। तो बच्चों अब क्या ये माल बाहर नहीं निकल गया क्या आपके घर से, अब तो बाहर निकल गया ना घर से। अब आप है ना ओवरऑल घर के हिसाब से देखो, घर के हिसाब से ये देखो कि इस बड़े भाई ने माल कितने में खरीदा था, 10 में। फिर बड़े ने छोटे को दिया, छोटे ने अपने दोस्त को वो बेच दिया, तो 10 का माल दोस्त को देखो 15 रुपए में बिका है। 10 का माल बड़े ने छोटे को दिया था 12 में, 12 का इसने दे दिया 15 में। तो ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो 10 का माल जो था वो 15 में दे दिया ना दोस्तों को, यानी दोनों भाइयों ने मिलाकर कितना प्रॉफिट कमा लिया, 5 रुपए का। 10 का माल अपने दोस्तों को 15 में दे दिया इन लोगों ने। 2 तो कमा लिया था बी ने ए से, और 3 कमा लिया था ए ने सी से, यानी दोस्त से। तो 3 इसने कमा लिया, 2 इसने कमा लिया, तो टोटल 5 हो गया। लेकिन अब स्टॉक रिजर्व का कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब ये जो माल है वो आगे बिक चुका है, और बिक चुकने का मतलब होता है अब ये प्रॉफिट वसूल हो चुका। 10,000 का माल आपने 15,000 में लोगों को बेच दिया। पूरी चीज को 1 सेकंड के अंदर अगर अपन वापस रिपीट करें तो ध्यान से सुनो, स्टॉक रिजर्व के एडजस्टमेंट तभी होते हैं जब 2 बातें, जब एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को माल प्रॉफिट जोड़कर दिया हो, जब एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को माल प्रॉफिट जोड़कर दिया हो, और वो माल अभी तक उसके क्लोजिंग स्टॉक में, यानी ओपनिंग स्टॉक में अभी तक पड़ा हो। अगर वो माल आगे बेच दिया गया है तो फिर कोई तरह का एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो फिर प्रॉफिट जो होता है ना वो बच्चे वास्तव में वसूल हो जाता है वो प्रॉफिट। और अकाउंट ये कहती है कि नहीं यार, तू बड़े भाई छोटे भाई से कमाता है, माल तो अभी तक तुम्हारे घर में ही पड़ा है, तो उस प्रॉफिट को आप वापस हटाओ। बड़े भाई को कहेंगे आप उस प्रॉफिट को वापस हटाओ, और हटाने के लिए फिर कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, स्टॉक रिजर्व का। थोड़ा सा आगे बढ़कर मैं कुछ बात बताता हूं आपको।
अब देखें बच्चे, अपन एडजस्टमेंट्स वगैरह की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब तक अपन ने ना ये तो समझ लिया कि स्टॉक रिजर्व के एडजस्टमेंट्स की कब ज़रूरत पड़ती है। मैं एक बार आपको रिटर्न में मैंने लिखा है, देख लीजिए। सबसे पहले तो बात आती है बच्चों, अनरियलाइज प्रॉफिट किसको कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज प्रॉफिट। हिंदी में अगर बोलूँ, ऐसा प्रॉफिट जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आ गया है, एंट्रीज में तो आ गया है। एंट्रीज में क्यों आ गया पता है ना आपको। आपने 10,000 का माल जब 12 में दिया अपने भाई को, तो आपने एंट्री 12 में कर दी। 12 में कर दी तो आज का मतलब आपने 2,000 का प्रॉफिट ऐड कर लिया। तो ए डिपार्टमेंट के पीएनएल अकाउंट में ये प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों, है ना। ए के पीएनएल अकाउंट में ये प्रॉफिट आ जाएगा 2,000 का। लेकिन क्या रियल में इसने कमा लिया? क्या नहीं कमाया, क्योंकि माल तो अभी तक आपके घर में ही पड़ा है, बी के गोदाम में ही पड़ा है अभी तक। तो अनरियलाइज प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आ चुका है, एंट्रीज में तो आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में जो वसूल नहीं हुआ है। अनरियलाइज प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज इन द एंट्रीज या बुक ऑफ अकाउंट बट विच इज नॉट येट रियलाइज। रियलाइज का मतलब जो वसूल एक्चुअल में नहीं हुआ है। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो साल के एंड में, सच अनरियलाइज प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब होता है बच्चों हटाना। तो मैंने बताया ना, जैसे बड़े भाई छोटे भाई, बड़े भाई ने छोटे भाई को 10 का माल 12 में दिया, लेकिन माल अभी तक बड़े छोटे के पास में ही पड़ा है। तो बच्चे ये प्रॉफिट तो एक तरह से गलत है ना, आपने कमाया थोड़ी ना, माल तो के घर में ही है। तो पापा क्या करेंगे, पापा मतलब पूरा आपका बिजनेस, जब बिजनेस का साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनेगा, इस बी को क्या कहेंगे अपन कि बी तू अपने प्रॉफिट में से वो वाला 2,000 का प्रॉफिट वापस हटा ले, क्योंकि वो तो माल अभी तक छोटे के पास ही पड़ा है, उसको हटा दे, वापस प्रॉफिट को वापस हटा दे। तो ये जो वापस हटाने का एडजस्टमेंट होता है ना प्रॉफिट को, जो आपने अपने ही भाई से कमा लिया था, जो आपके एक्चुअल में हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। और इसको हटाने के लिए कौन सा एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों? स्टॉक रिजर्व का। स्टॉक रिजर्व एक सिंपल सी एंट्री है जो पीएनएल अकाउंट के अंदर हो जाएगी डेबिट साइड में। तो आप तो पहले इसका कंसेप्ट समझे, बाकी एंट्री तो याद करना कोई मुश्किल थोड़ी ना होगा। और स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट कब नहीं होता बच्चों? जब ये जो माल बी ने ए को दिया था, ये अगर ए आगे बेच देता तो फिर कोई स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट नहीं होता। कि सर 12,000 में से आधा बेच देता तो बच्चे आधे पे नहीं होता एडजस्टमेंट, बाकी आधे पे तो करना पड़ता। यानी जो बच गया है माल उस पे करना पड़ेगा, ये उसका प्रॉफिट हटवाना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट सच अनरियलाइज प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड, यानी हटाना पड़ेगा बाय एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व को ही अनरियलाइज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। हालांकि बोला ऐसा जाता है कि अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाने के लिए जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो किसका होता है? स्टॉक रिजर्व का। बट कोई पूछ भी ले कि स्टॉक रिजर्व होते क्या है, तो भी ठीक है, बिजनेस माल के अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसी को स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं। बाकी प्रॉपर नाम उसका होता है अनरियलाइज प्रॉफिट। अब ये ध्यान से सुन लो, अब प्रैक्टिकल पर आ गए हैं थोड़ा सा अपन। कब होगा स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट? करना क्या है स्टॉक रिजर्व के एडजस्टमेंट में? प्रॉफिट को ही तो हटाना है ना। तो इसका मतलब ये तो समझ जाओ कि ये एंट्री प्रॉफिट के अमाउंट से करनी है, जो आपने अपने ही भाई से, अपने ही डिपार्टमेंट से कमा ली थी, उससे हटवाना है उस प्रॉफिट को। दो बातें हैं बस, ये दोनों बातें हमेशा ध्यान रख लेना। अगर ये दोनों बातें आपको दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बड़े भाई ने छोटे भाई से जो प्रॉफिट कमा लिया है वो हटवाना पड़ेगा वापस आपको। पहली कंडीशन, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इनवॉइस प्राइस पर हुए हो। इनवॉइस प्राइस का मतलब ए डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को माल प्रॉफिट ऐड करके दिया हो। इंग्लिश में बोले तो व्हेन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इज मेड एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज बाय एडिंग प्रॉफिट। दूसरा, केवल उसको प्रॉफिट ऐड करके दिया है इतने से नहीं होगा काम, वो माल अगर उसके पास पड़ा है तभी होगा एडजस्टमेंट। ट्रांसफर्ड गुड्स, ट्रांसफर्ड का मतलब है जो दूसरे डिपार्टमेंट ने आपको दिया था, जो बड़े भाई ने छोटे को दिया था। ट्रांसफर्ड गुड्स में से कोई भी भाग या हिस्सा ईयर एंड तक क्लोजिंग स्टॉक में शामिल हो। यानी ए डिपार्टमेंट ने अगर बी को दिया था तो वो माल बी के डिपार्टमेंट में पड़ा होना चाहिए। अभी भी बी ने उसको पूरा यूज करके आगे बेच दिया तो नहीं होगा फिर कोई एडजस्टमेंट बच्चों, फिर तो वो प्रॉफिट रियलाइज हो चुका होता है। अगर वो उसके पास पड़ा है, वो पूरा भी पड़ा हो सकता है, वो आधा भी पड़ा हो सकता है, तब मैंने भाग या हिस्सा लिख दिया। हो सकता है पूरा पड़ा हो तो पूरे का प्रॉफिट हटवाना पड़ेगा, हो सकता है आधा पड़ा हो तो उस आधे का प्रॉफिट वापस हटवाना पड़ेगा आपको। ये दो कंडीशंस आप जरूर याद रखिएगा।
अब देखिए बच्चे, ये जो स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करते हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? साल के एंड में होता है ये एडजस्टमेंट, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक पर हुआ करता है। यानी अगर ए डिपार्टमेंट ने बी को माल भेजा होगा तो बी डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा आपसे ना कि बताओ आपके पास ए का कोई माल पड़ा है क्या, जो आप उसने प्रॉफिट पर दिया था आपको। तो ऐसा कोई माल अगर पड़ा हो उसके पास, जो अभी ए ने उसको बी को दिया था प्रॉफिट ऐड करके, उस माल का प्रॉफिट जो होगा वो हटवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट हटवाना पड़ेगा उसका, पूरे माल को नहीं। उस प्रॉफिट को निकालने के बाद में बात तरीका बताऊंगा, फॉर्मूला आपको। फॉर्मूला क्या है? सेल को इनटू प्रॉफिट रेट जब करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा उससे। अभी आप इसकी एंट्री देखें पहले एक बार। तो ए ने बी को जो माल दिया था, अगर वो बी के पास पड़ा है तो उसका प्रॉफिट आपको वापस हटवाना पड़ेगा, जिसके लिए एंट्री क्या करनी पड़ेगी? एंट्री याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है बच्चों पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। अब पीएनएल अकाउंट डेबिट होने से पता चलेगा क्या हुआ। इधर देखो बच्चों, जैसे ये दो डिपार्टमेंट है, ये दोनों के ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है। ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी। ए ने कोई माल बी को दे दिया था प्रॉफिट ऐड करके, ए ने बी को प्रॉफिट ऐड करके। तो अपन ने कहा था ना बच्चों, ए अगर बी को प्रॉफिट ऐड करके दे देगा, लेकिन माल तो अभी तक बी के पास ही पड़ा है, तो ए ने गलत प्रॉफिट कमा लिया अपने ही भाई से, अपने ही घर पे, जबकि रियल में प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, माल तो अभी तक आपके घर पे ही पड़ा है। तो मैंने आपको क्या कहा, ए को कहो कि वो प्रॉफिट को वापस हटाए। तो आपको पता होगा बच्चों, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आती है। उसको हटाने के लिए वापस डेबिट करना पड़ता है, समझो। उसको हटाने के लिए वापस डेबिट, यानी अगर आपको पीएनएल में इनकम दिखानी हो तो बाय में लिखते हैं ना अपन, खर्चा वापस दिखाना हो तो टू में लिखते हैं ना। या फिर अपन कहते हैं कि अगर कोई चीज आपने बाय में लिख दी है, उसका अफेक्ट हटाना है वापस, तो वापस टू में आएगा ना बच्चों वो। तो ए ने अगर बी से कोई भी प्रॉफिट कमा लिया हो और हम उसको कहते हैं भाई तेरा प्रॉफिट वापस हटा, तो हमें पता है पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट साइड में आते हैं। उसको हटाने के लिए डेबिट में एंट्री लिखनी पड़ेगी। तो एंट्री आएगी टू साइड के अंदर, एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। इसके डेबिट में होगी, इसके में नहीं। समझ रहे हो बच्चों? वह डिपार्टमेंट एंट्री पास करता है जिसने माल दिया था। तो ए ने दिया था माल, तो प्रॉफिट तो ए ने कमा लिया था, ए के प्रॉफिट में से वापस हटवा दिया जाता है, एंट्री बनती है इसके डेबिट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। एक बात और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले किसी लेक्चर में। जनरल पीएनएल अकाउंट का मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि कभी कभी अपन जॉइंट खर्चों को बांटने के लिए, मतलब उनको बांटते नहीं है बल्कि उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोल दिया जाता है। तो अगर जनरल पीएनएल अकाउंट कभी भी बनाया जाता है, जनरल पीएनएल अकाउंट, तो फिर स्टॉक रिजर्व की एंट्री ए और बी डिपार्टमेंट के कॉलम में नहीं होती है, उस जनरल पीएनएल अकाउंट में की जाती है। फिर इसके लिए वेट करें आप अगले लेक्चर्स का। अभी आप हाल फिलहाल ये याद रखें, अगर ए ने बी को माल दिया होगा तो ए करेगा स्टॉक रिजर्व की एंट्रीज। ठीक है, इस तरह से स्टॉक रिजर्व की एंट्री पास करेगा। तो साल के एंड में क्या एंट्री बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, यानी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू स्टॉक रिजर्व आपको। और बच्चों, अगर आपने 11th में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ा हो तो आपको पता होगा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनता है ना। तो पिछले साल के जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है वो अगले साल के बिगिनिंग में वापस उल्टी करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री पास होगी, जो बिल्कुल सेम उसी अमाउंट से उल्टी पास करनी पड़ेगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अभी आप इसका ध्यान रखना, मैं आपको क्लास में जब समझाऊंगा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तब मैं इसके ऊपर भी बात बता दूंगा। लेकिन ध्यान ये रखें, एंट्री दोनों याद कर रहे हैं आप, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। लेकिन क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले का ओपनिंग बनता है, तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री अगले साल के लिए क्या बन जाएगी? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, यानी ये पीएनएल के बाय साइड में लिखनी पड़ती है। अब अपन लास्ट स्टेज पर हैं ऑलमोस्ट। कहते हैं सर स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालें, मतलब ये जो एंट्री पास करनी है आपको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व वाली, यही एंट्री अगले साल के बिगिनिंग में जाकर उल्टी बनेगी। तो कहते हैं सर इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? बहुत इजी है बच्चों, जो माल के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना वो निकालना है। तो माल में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो कैसे निकालते हैं? आपने कितने का माल दिया था उसका इंटू जीपी रेट करो, तो जीपी रेट का मतलब प्रॉफिट की रेट्स। ये क्वेश्चंस में अवेलेबल होगी, नहीं तो अपन निकाल लेंगे प्रैक्टिकल्स में, आप इसमें फॉर्मूला देख लो।
ट्रांसफर्ड गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांसफर्ड गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब जैसे देखो इधर से देख लो, ए ने बी को माल दिया था, ए ने बी को 10,000 का माल कितने में दिया था, 12 में। आप इस 12 की बात करो, क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है ये 12,000 का पूरा माल अभी तक पड़ा है बी के स्टॉक में, अभी तक पूरा पड़ा है स्टॉक में। तो बच्चे पूरे 12,000 को इंटू कर देना जीपी रेट से। वो जीपी रेट क्वेश्चंस में आपके पास अवेलेबल होगी, नहीं तो मैं आपको भी एक फॉर्मूला लिख दूंगा, उससे आप जीपी रेट निकाल लें, इससे आपके प्रॉफिट निकल जाएगा और उससे फिर स्टॉक रिजर्व की एंट्री पास कर दें। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि 12,000 में से आधा माल ही पड़ा है इसके पास, ए ने जो बी को माल दिया था 12,000 का, उसमें से आधा माल ही है उसके पास, बाकी तो उसने यूज कर लिया, आगे बेच दिया, तो बच्चे स्टॉक रिजर्व फिर 6,000 पे ही बनेगा। यानी जो ट्रांसफर्ड गुड्स आपके पास पड़ा है ना उसी पे ही बनेगा, उसका टोटल क्लोजिंग स्टॉक क्या है उससे मतलब नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट वाला कितना है वो बता, क्या सर 6,000 का ही है वो, तो 6,000 को इंटू कर दीजिए जीपी रेट, प्रॉफिट निकल जाएगा और उससे फिर वो स्टॉक रिजर्व की एंट्रीज पास कर दी जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री बनेगी जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री बनती है जो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। ये आप क्वेश्चंस करते वक्त देख सकेंगे ये वाली चीज। तो ट्रांसफर्ड गुड्स इन क्लोजिंग स्टॉक यानी दूसरे डिपार्टमेंट का कितना माल हमारे स्टॉक में पड़ा है उसको इंटू जीपी रेट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे जीपी रेट का भी फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, क्या होता है आप बताएं मेरे लिखने से पहले। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, जिसको आप टोटल सेल्स भी कह सकते हो, इंटू 100, इससे जीपी रेट निकल जाती है, प्रॉफिट की रेट निकल जाती है बच्चे। मैं जब कोई वीडियो अपलोड करूंगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का तो वो भी देखना बच्चे। ये फाइनेंशियल अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक होता है, इसका वीडियो बनाने के पीछे केवल और केवल ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार केवल क्लास में एक बार देखने से 100% ये समझ में आ जाए, थोड़ी सी संभावना इसकी कम रहती है ना, केवल आपने एक बार सुन लिया, एक बार देख लिया। वीडियो का मतलब है कि आप इसको मर्जी है जितनी बार सुने और देखें, देखते रहें, सुनते रहें, पहली बार में नहीं तो 10वीं बार में तो समझ में आएगी ना बात, और क्लास में भी तो समझेंगे इसको अगर आप मेरे क्लास स्टूडेंट्स भी है तो। जीपी रेट का फॉर्मूला ये होता है बच्चे, ये सब कंसेप्ट मिलाकर फिर क्या बनता है, एक टॉपिक बना, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। थोड़ा सा एंड में वापस बच्चों रिवाइज कर दें एक बार, जल्दी से देख लें। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो होते हैं बच्चे दो तरह से होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर भी होते हैं, इनवॉइस प्राइस पर भी होते हैं। इसकी एंट्री किस तरह से की जाती है इधर देख लो। जो डिपार्टमेंट माल भेजता है वो तो लिखता है क्रेडिट में, वो तो लिखता है क्रेडिट में, और जिसको माल भेजते हैं यानी जिसको मिलता है माल वो लिखता है अपने डेबिट में। कॉस्ट प्राइस पर अगर एंट्रीज की गई है तो स्टॉक रिजर्व के कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं किए जाते हैं, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग एंट्री इनवॉइस प्राइस पे हुई है, प्रॉफिट जोड़कर हुई है, तो फिर बच्चों स्टॉक रिजर्व के एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। क्या होता है स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट, उसके लिए पहले अपन को अनरियलाइज प्रॉफिट को जानना जरूरी है। अनरियलाइज प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो बड़े भाई ने छोटे से कमा लिया लेकिन माल अभी तक आपके घर में ही पड़ा है, यानी वो प्रॉफिट रियलाइज हुआ ही नहीं। अनरियलाइज प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट से कमा लिया लेकिन अभी तक वो प्रॉफिट रियलाइज हुआ ही नहीं है, वो तो माल तो घर में ही पड़ा है अभी तक आपके। तो अनरियलाइज प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज इन द एंट्रीज, विच इज इन द बुक ऑफ अकाउंट बट विच इज नॉट येट रियलाइज एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। सच अनरियलाइज प्रॉफिट इज एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब हटाना, आपको उसको वापस हटवाना पड़ेगा। हटवाने के लिए क्या करते हैं अपन, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में एक एंट्री लिख देते हैं। डेबिट खर्चे की साइड होती है, इनकम को कम करने के लिए आप इनकम को अपन पीएनएल के क्रेडिट में लिखते हैं, तो उसको कम करने के लिए पीएनएल के डेबिट में लिख दीजिए। एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। इंटर डिपार्टमेंट स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करने की दो शर्तें हैं, ये दोनों शर्तें जरूर पूरी होनी चाहिए तभी स्टॉक रिजर्व के एडजस्टमेंट बनेंगे। पहला, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को माल इनवॉइस प्राइस पे दिया हो यानी प्रॉफिट ऐड करके। दूसरा, जो माल दिया गया है उसमें से कोई माल उस दूसरे के क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में उसके स्टॉक में होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, वो उसने पूरा यूज कर लिया और बेच दिया तो फिर स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट नहीं होगा। दोनों की एंट्री, कैलकुलेशन का फॉर्मूला, स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालते हैं और बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं इसको। बैलेंस शीट में स्टॉक रिजर्व को क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करके दिखाते हैं, आपको पता होगा बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में लिखते हैं बच्चों। तो टोटल जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होता है ए डिपार्टमेंट का बी डिपार्टमेंट का मिलाकर उसमें से स्टॉक रिजर्व को क्या करते हैं, लेस करते हैं, जो आप किसी क्वेश्चन में देख लीजिएगा। और जीपी रेट का भी फॉर्मूला लिख दिया गया है।
इसके साथ में कोई कंटिन्यूटी में अगले वीडियोस आते हैं तो बच्चे ज़रूर देखना, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी हो, बट आप ज़रूर करें, इससे आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी मैंने आपको थ्योरी समझाई है, फिर इसको मैं करते हुए दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस में।